बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पहला वार किसने किया। बात 1999 से शुरू हुई लेकिन बहाना 2007 बन गया। अगर हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को और हमें इस बात पर कन्विंस करना चाहती है कि इस मुल्क में आइंदा आने वाले हर मार्शल लॉ डिक्टेटर या इसका सोचने या ख्वाब रखने वाले किसी भी इस्टेब्लिशमेंट या फौज का आला सरबराह के दिमाग में भी अगर किसी कोने में ये बात हो तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें 1999 में जाना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि 1999 में किसने पहल की। क्या परवेज मुशर्रफ साहब ये डिसाइड कर चुके थे कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाना है? क्या उनके साथ और लोग मिले हुए थे और ऐसा क्यों हुआ? हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है और ट्रेंड ये है कि हमारी पाकिस्तान की अफवाज और हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें कभी भी हम अंगी नहीं होती। किसी ना किसी बात पे कॉन्फ्रंटेशन होती रहती है, अमूमन फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट पर, और भारत या भारत से रिलेटेड कश्मीर हो जाए, सियाचिन हो जाए या हमारे कोल्ड बॉर्डर्स हो, उन पर कभी भी इत्तेफाक राय नहीं हो पाता। पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का झगड़ा जहांगीर करामत से होता है, वो इस्तीफा देते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने मन पसंदीदा और सबसे ज्यादा पेट्रनेज करने वाले जनरल को प्रमोट करते हैं और परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अक्टूबर 1998 में मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन बहुत जल्द पछताने लगते हैं, इसलिए कि उनकी ओरिजिन ऑफ एंटेगनिज्म यानी कि उनके दरमियान होने वाली बदमजगी हिमालयन की पीक्स कश्मीर से शुरू होती हैं। और उसका रीजन ये है कि स्प्रिंग ऑफ 1999 में मुशर्रफ साहब ऑर्डर करते हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स को। अब मुशर्रफ साहब का कहना यह है कि इस बात का इल्म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को होता है। पाकिस्तानी ट्रूप्स कारगिल चले जाते हैं और वहां पे भारतीय ट्रूप्स को बाय सरप्राइज लेते हैं और काफी ग्राउंड गेन कर लेते हैं। ये एक तरह का कामयाब ऑपरेशन समझा जाता है। अब ये कामयाब ऑपरेशन सियासी तौर पर वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए एक क्वागमायर बन जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है। उन्हें इससे निकलना पड़ता है इसलिए क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों ही पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे होते हैं। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के लिए एक और मसला खड़ा हो जाता है। एज ए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो सीरीज ऑफ गैरिजन का टूर करते हैं, लेकिन उनसे एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर हमें बताया जाए, अगर कारगिल में पाकिस्तान के फौजियों को जीत हुई तो हमने वहां से पुल बैक क्यों किया? मुशर्रफ अपने आदमियों को कोई जवाब नहीं दे सकते। अपने फौजियों को वो यही कहते हैं कि हम वजीर आजम के ताबे हैं और वजीर आजम के हुक्म पर ही हमें कारगिल ऑपरेशन खत्म भी करना पड़ा और वहां से विड्रॉ भी करना पड़ा। 9 और 8 सितंबर 1999 को शरीफ और मुशर्रफ दोनों नॉर्दर्न एरियाज ट्रेवल करते हैं। ये एक पहली आई ओपनर होती है क्योंकि यहाँ पर 10 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद नहीं होते और यहीं पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शक हो जाता है कि शायद मिलिट्री के अंदर एक ऐसी सोच पाई जा रही है जो उनके खिलाफ मूव कर सकती है। 8 सितंबर को शरीफ अपनी एंजाइटी को रिवील करते हैं और अपने कुछ लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें शक है कि उनके खिलाफ कुछ होने वाला है। इस कुछ की बिना पर वो बहुत कुछ करना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी मैनिपुलेशन करते हैं और परवेज मुशर्रफ अपने आप को मजबूत करते रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत लंबी और तवील दास्तान है, इसको शॉर्ट करते हैं, आगे चलते हैं। मिड सितंबर आ जाता है और फिर उसके बाद शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक कोर कमांडर्स का इजलास होता है जिसमें से एक खबर लीक होती है। बहुत सारे लोग परवेज मुशर्रफ का साथ देने पर एक बार करते हैं क्योंकि कोर कमांडर्स उस वक्त के सिक्योरिटी की सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए ये सोचते हैं कि क्या एक साल में 2 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तब्दील करना पाकिस्तान अफवाज के मोराल के लिए और सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी बात होगी या नहीं। ये बात अच्छी नहीं होगी, इसी पे डिसीजन हो जाती है। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है, जनरल तारिक परवेज उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इत्तला देते हैं कि सर आपके खिलाफ कुछ बदमजगी है, फौज में कुछ हो सकता है, आपको चाहिए कि आप इसको देखें। इन मामलात को मजीद स्ट्रेस और टेंसफुल बनाने के बजाय, मामलात तय करने के बजाय दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ खामोश हो जाती हैं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बाद में दिल में ये बात रह जाती है और उन्हें पता चल जाता है और उन्हें शक हो जाता है कि उनके खिलाफ कुछ होने वाला है। लेकिन हम ये कभी भी नहीं तय कर पाएंगे कि क्या वाकई उस वक्त फौज कू करना चाहती थी और नवाज शरीफ साहब को हटाना चाहती थी, या कू इस बात पे होता है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यह पता चलता है कि परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मद में श्रीलंका जा रहे होते हैं और इस तरह
उनकी गैर मौजूदगी में वो फौरन एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, जनरल ज़ियाउद्दीन को तगमे लगाते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सैक करते हैं और उसके बाद ज़ियाउद्दीन को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना देते हैं। 5 बजे की खबरों में इस खबर को चलवाते हैं, लेकिन 6 बजे की खबरों में यह खबर नहीं चल पाती, क्योंकि असल परपरेटर्स जो कू करते हैं और परवेज मुशर्रफ के लिए ऑन बिहाफ ग्राउंड पर काम करते हैं, वो हैं उनके दो साथी जनरल महमूद और जनरल अजीज खान। परवेज मुशर्रफ तो त्यारे में होते हैं, अब वजीर आजम प्रेशर में आ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें। वो एविएशन के डायरेक्टर को फोन करते हैं, वो कराची फोन करते हैं, वो पीआईए के अपने लोगों से बातचीत करते हैं और अपनी फौज के अंदर मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मदद उनको मिलती नजर नहीं आ रही होती। क्यों? कि वो इस एम्बिग्विटी में, इस परेशानी में एक ऐसा अनोखा ऑर्डर जारी करते हैं जो शायद ही पहले कभी इस मुल्क में या इससे बाहर हुआ हो। परवेज मुशर्रफ त्यारे में होते हैं और वजीर आजम कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ को ज़ियाउद्दीन के मशवरे के साथ वजीर आजम हाउस में ये बात हो रही है। ज़ियाउद्दीन उस वक्त जो टू बी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तगमे लगा चुके होते हैं, वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये बात कहते हैं कि वजीर आजम साहब, अगर फौज में आपको अपनी से रखनी है और इस बात को, मामलात को आगे चलाना है, तो देयर इज ओनली वन वे, वी मस्ट कीप परवेज मुशर्रफ आउट ऑफ द कंट्री। इसी तरह पीके 805 को कहा जाता है कि वो कराची लैंड नहीं करेगा। उनको ये फोर्स किया जाता है कि वो यहां से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के शाहिद अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट की जाती है, रिपीट किया जाता है कि पीके 808 जिसमें मजीद पैसेंजर्स भी हैं, वो कराची से 200 मील की दूरी पर रह जाता है, फिर 50 मील की दूरी पर रह जाता है। फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि देयर इज अ डिजास्टर इन द मेकिंग, द पीआईए's प्लेन मस्ट नॉट लैंड इन कराची। ऑल्टरनेट रूट की डिसीजन दी जाती है, लेकिन अब्बासी इंसिस्ट करते हैं कि सर 50 मील की दूरी पर रह गया है कराची से। उनको कहा जाता है कि लैक और इनसफिशिएंट फ्यूल नहीं है, लेकिन इंसिस्ट किया जाता है कि प्लेन को कहीं भी मस्कत या मिडिल ईस्ट की तरफ ले जाया जाए। जब वहां से पायलट ये कहता है कि सर हमारे पास फ्यूल नहीं है, तब ऑन ग्राउंड दो जनरल्स जो उस वक्त टेनिस खेल रहे होते हैं और परवेज मुशर्रफ के क्लोज हामी होते हैं, वो अपनी पूरी टीम और 111 ब्रिगेड के साथ मूव करते हैं एंड द मूवमेंट एंड्स इन अ कू। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर व्हिच वी विल डिबेट टुडे इन दिस प्रोग्राम इज 2007 क्यों, 1999 क्यों नहीं? बिकॉज क्या एक्चुअल परपरेटर जनरल परवेज मुशर्रफ थे? क्या वो कू में मुलव्विस भी थे? क्या उन्हें पता था कि वो जहाज में है और ये कू हो रहा है? 1999 में कू की प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं की जा रही? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है सदीक मिर्ज़ा साहब ने सीनियर लॉयर हैं, परवेज मुशर्रफ साहब की लीगल टीम के हिस्सा भी हैं और सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं APML के। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। मेजर ताहिर इकबाल साहब रिटायर्ड कौमी असम्बली के मेंबर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक अहम रुकन हैं। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सदीक मिर्ज़ा साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर डिफेंस की तरफ से ये प्लीड हो, ये केस जो 1999 में बाय बेसिस बना 2007 तक पहुंचने का, इस पर क्यों नहीं काम हो रहा? इसको बेसिस क्यों नहीं बनाया जा रहा? यहां से शुरुआत क्यों नहीं की जा रही? जैस्मीन, इस सिलसिले में मैं 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि अवाम अन्नास को भी ये पता चले कि देखिए 99 में जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई वो एलिजिडली वो कौन था आदमी? जनरल परवेज मुशर्रफ। देयर वाज नॉट ए डिफरेंट पर्सन, ठीक है जी। उनकी इस टेक ओवर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वैलिडेट किया और उनको ये भी इजाज़त दी कि जनाबे वाला आप 3 साल तक चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपने मामलात को खुशनसीबी से चला सकते हैं। ठीक ठीक। सेम स्टोरी रिपीटेड इन 3 नवंबर 2007, सेम पर्सन, but this was an action against judiciary, not against National Assembly or the Parliament or other government. If the offense of 3rd November can be treated
as an offense, then the offense of 99 is more serious, because that offense is called offense against the state, not against the judiciary. And judiciary is not part of the state. Remember, legally मैं speaking बात कर रहा हूँ इस वक्त. ठीक है. Judiciary is not part of the state, whereas the parliament is the part of the state. ठीक, ये इन्होंने जानबूझकर मेला फीडली 3 नवंबर से ये इसलिए इशू कर दिया, हालांकि जब नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट तशरीफ लेकर गए, नेशनल असेंबली लेकर तशरीफ लेकर गए थे, तो उन्होंने अपनी स्पीच में यही कहा था कि मैं जो है 99 से अगर कार्रवाई की तो 99 से अक्टूबर 99 से एक्शन लिया जाएगा, जिसको नेशनल असेंबली ने इसकी बाकायदा अप्रूवल दी और सपोर्ट किया था। आज नवाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली की अप्रूवल की वायलेशन में 3 नवंबर से ये एक्शन क्यों ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ चौधरी इफ्तिखार के कहने पर लिया गया है, वरना ये नेशनल असेंबली की वायलेशन ना होती। मैं नेशनल असेंबली वालों से भी ये आज कहूँगा, पीपल्स पार्टी भी चीख चीख के यही कह रही है कि अगर एहतसाब होना है, अगर वायलेशन है तो अक्टूबर 99 से होनी चाहिए। एमक्यूएम भी यही कहती है, एएनपी भी यही कहती है। तो मैं इन तमाम पार्लियामेंटरी दरख्वास्त करूंगा कि ये बाकायदा रेजोल्यूशन पास करें, क्योंकि ये बदनीति पर मबनी चल रहे हैं। ये उस रेजोल्यूशन की भी वायलेशन करें जो पहले अप्रूवल दी गई थी, और ये बचाना चाहते हैं चौधरी इफ्तिखार को, और कोई वजह नहीं है कि जी ये 3 नवंबर जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, जैसे सदीक मिर्जा साहब ने फरमाया, जैसे आपने भी कहा, बहुत सारे लोग सॉरी आप अभी कहेंगे, जैसे हम लोगों ने ये कहा, हम इस बात को बार बार इसलिए एक नेशनल इशू के तौर पर ले रहे हैं कि दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। जो एक्चुअल ऑफेंस हुआ अगेंस्ट द स्टेट वो 1999 में हुआ। मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रही कि 1999 के इशू को हुकूमत क्यों नहीं एज अगेंस्ट द स्टेट एक ऑफेंस लेती और उसके ऊपर ट्रायल करती। 2007 से इंसिस्ट करना, और फिर जस्ट अ स्मॉल बिट एडिंग टू दिस, वो जुडिशरी हमीद डोगर और उनके साथ सारे वो जजेस जिन्होंने फिर 2007 में उसको वैलिडेट किया। सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअल परपेट्रेटर्स फिर बाहर क्यों फिर रहे हैं? व्हाई आर दे आउट ऑफ दिस सिस्टम? जी बात सही है, और बाद नजर में यही नजर आता है कि 99 का जो ब्रीच था वो ज्यादा सीरियस था, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि चूंकि उसको पार्लियामेंट ने वैलिडेट कर दिया, उसके सब एक्शन को वैलिडेट कर दिया है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यही जब दोबारा एक्ट किया गया अगेंस्ट द जुडिशरी, तो ये दोबारा मार्शल लॉ लगाया गया और एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑर्डर इशू किया गया। तो हम इस केस को यहां से चलाना चाहते हैं। उन्होंने एक फैसला किया, एक डिस्कशन से फैसला अपनी डिस्कशन में, और ये डिबेटेबल हो सकता है, आपकी बात भी सही है, और बहुत से लोग ये नुक्ता नजर रखते हैं इसको 99 शुरू होना चाहिए था, जबकि मेजर ब्रीच उस वक्त हुई थी। और लेकिन अब हुकूमत ने ये केस शुरू कर दिया है, चार्जशीट सर्व हो गई है, ये केस यहां से चल पड़ा है। तो अब मुझे मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट अपना डिसीजन हमारे इस प्रोग्राम की वजह से या और लोगों के कहने की वजह से इसको यहां खत्म करके वापस इसको दोबारा कोर्ट कंस्टिट्यूट करेगी और दोबारा 99 से लेकर जाएगी। उससे और बहुत सी पेचीदगियां उठ खड़ी होंगी और कौम इस गर्दाब में जो है फिर फंसी रहेगी। तो जनरल साहब ये तो फिर ना आइन का तकाजा हुआ, ना कानून का तकाजा हुआ, ना जस्टिस का तकाजा हुआ। आप एक शख्स को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो सारे का सारा, देखिए चले लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। ट्रीजन के एक्ट में आर्टिकल 6 में 2 पैराज हैं, ए एंड बी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी मर्जी से ए ले लूं और कहूं बी को फिलहाल छोड़ दो, और बी जो है वो डिफेंस प्लीड करेगी। हुकूमत ने अगर प्रोसिक्यूशन के हवाले केस किया है और ये हुकूमत का चार्ज है गवर्नमेंट वर्सेस परवेज मुशर्रफ, तो फिर आर्टिकल ए एंड बी इन टोटलिटी लगाया जाए ना, तब नजर आएगा कि चले 2007 से ही सही, कम से कम इंसाफ कंप्लीट इन टोटलिटी तो हो रहा है सबके साथ। जी हाँ, और मेरे ख्याल से डिफेंस जो है परवेज मुशर्रफ साहब का, उसकी प्ली यही है कि जो उनके साथी थे वो कहते हैं परवेज मुशर्रफ साहब कि मैंने सिर्फ अकेले ये डिसीजन नहीं लिया है, मेरी कैबिनेट ने इस डिसीजन को जो है एंडोर्स किया है, इसको मेरे कोर कमांडर्स ने एंडोर्स किया है, इसको गवर्नर ने एंडोर्स किया है, और उसके पास उनका कोई तहरीरी सबूत भी
डिफेंस लॉयर्स के पास कहते हैं कि मौजूद है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर यह स्टेप उठाया गया, तो जाहिर है फिर अबेटर्स जो हैं, ये अमेंडमेंट जो हुई है 18 अमेंडमेंट, उसमें अबेटर्स को भी शामिल करना चाहिए। तो बहुत लोगों का ख्याल ये है कि ये जस्टिस जो है थोड़ा सिलेक्टिव है और इसको कम्प्रिहेंसिवली इस मसले को एड्रेस नहीं किया जा रहा। ये बात तो है, मौजूद है ये वाली बात, तो ये वाली बात मौजूद है, इसमें वजन है। ठीक है, इसमें वजन भी है और ये बात मौजूद भी है। ताहिर इकबाल साहब, आप कैसे देखते हैं? कौमी असेंबली के आप मेंबर भी हैं, आप गवर्नमेंट से आपका ताल्लुक भी है, डिलिब्रेशंस भी हुई आपकी पार्टी के अंदर और इतलात ही आई कि मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके लोग थे वो ये कह रहे थे कि कोर्ट्स पे इसको छोड़ दिया जाए, हमने केस कर दिया है, प्लीड कर दिया है और अगर ECL से नाम निकालने का है तो आप निकाल दें, बिकॉज और बहुत प्रायोरिटीज है गवर्नमेंट की। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए फिर मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जस्टिस सिर्फ सिलेक्टिव हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अलैहि सल्लम तस्लीमा। जैस्मीन, 2-3 पॉइंट आपके बड़े अहम थे और मैं थोड़ा उस पर भी आपसे बात करना चाहूँगा। जरूर सर, जरूर। कि खुदारा एक बात याद रखें, आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आर्मी और इंस्टीट्यूशन सारे जो हैं दे आर ऑन वन पेज। इस वक्त हम जो वॉर लड़ रहे हैं उसके ऊपर दे आर ऑन वन पेज। कौन भी मुतफ़िका तौर पे गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के पीछे खड़ी है, लिहाजा हमें कोई इस तरह का स्टेप या इस तरह का कोई मशवरा या इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जो इस वक्त सॉलिडरिटी हमें मुल्क में चाहिए उसमें कहीं दरारें आ जाएं। पहली बात तो ये। फिर आपने कहीं कहा कि आर्मी चीफ ने जो कहा कि बहुत सारे कई दफा कोर कमांडर नाराज थे, मेरा ख्याल में ये भी एक स्पेकुलेशन है। आमतौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मैं एविडेंस के बेसिस पे मैंने ये सारी बातें मेरी जैस्मीन काइंडली मेरी बात सर, आप बिल्कुल अपनी पूरी बात कर रहे हैं, लेकिन ये मत कहें कि मैंने आर्म स्पेकुलेट फोर्सेस किया। के मिलके चलते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आर्म फोर्सेस के अंदर भी कोई ऐसी बात ना करवाएं कि आप कहें कोर कमांडर नहीं मान रहे, ये बात नहीं होती। आपकी बात में मानने, आप जो बात कह रही हैं, की बात सुन रहे हैं, मैं पुरानी बात कर रही हूँ, मैं 1999 का केस बयान कर रही थी, अभी की बात नहीं कर रही। मैं उस वक्त की भी बात करता हूँ कि देखें, अगर एक आध कोई जनरल बीच में कोई बात कह दे तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आर्म फोर्सेस के जनरल चीफ के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं चलते। एक आध अगर कोई अपने ज़हन, हर इंसान की अपनी सोच है, और उस सोच के मुताबिक अगर वो अपना पॉइंट को रेज भी करता है, और मैं समझता हूं कि ये कमांड फैक्टर में एक बात है कि जब आप किसी जात से, इवन इन ऑपरेशंस, यू डोंट एग्री कि राइट से जाना है या लेफ्ट से जाना है, तो यू मस्ट गिव योर सजेशन। उसके बाद द डिसीजन लाइज विद द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या जो हेड ऑफ आपका फोर्सेस है, ही हैज टू डिसाइड व्हाट एक्शन ही हैज टू टेक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मियां साहब ने पहले भी बड़े सीरियसली मुशावरत की लोगों से और किया, और ये बात वाज़िया है कि इट इज दी सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि हमें 207 के मामले में हमें आप जो केस लॉन्च करें। उस वक्त भी जैसे कहा गया कि असेंबली में भी मियां साहब चाह रहे हैं कि मुल्क में एक सॉलिड डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ले की जाए। पिछले 5 सालों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हत्तल वसा कोशिश की कि इस मुल्क को उस राह पे डाला जाए, और अब भी आर्मी चीफ यही कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को हम उस नहज पे लेके जाएं जहां डेमोक्रेसी फले फूले और इस मुल्क में इस्तेकामत आए और हम इस मुल्क को किसी तरक्की की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त भी यही चाह रही है, इस मामले का कोई हल ऐसा हो ताकि मुल्क में कोई अफरा तफरी ना फैले। और जैसे आपने खुद कहा भी कि कैबिनेट में भी बहुत सागरों ने, और मैं आई मस्ट अप्रिशिएट वजीर आजम साहब ने ना सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि आपने जैसे सुना दूसरे कुछ रहनुमा के साथ भी उन्होंने डिस्कशन की, बात की कि हाउ द थिंग शुड मूव। तो इसलिए वक्त से पहले हम सारे ये डिसीजन देना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो चीज मुशावरत से, सफाई से सर मेरा एक सवाल सुन ले, मैं एक चीज क्लियर करना चाह रही हूँ। कोई भी ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हम सिर्फ वो फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं जो गवर्नमेंट ने किए 1999 में, which led to a coup, which was a crime against the state। मैं आपसे खाली ये पूछना चाह रही हूं कि अभी जो 2007 का आप लोगों ने केस बनाया है, जब इसमें एक जजमेंट आ गई, उन्होंने कह दिया कि ये गवर्नमेंट को क्या हम के हवाले करते हैं, मुझे खाली ये बता दें कि ECL से नाम हटाने की फिर क्या वजह हो सकती है? क्या वजह है अगर आप सेलेक्टिव जस्टिस नहीं कर रहे? देखें,
یہ بتا جسمین میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے تو جب آپ بات کریں اسمبلی کا پہلے سیشن ہوا تو اس میں بھی کہا کہ یہ کیس جو ہے اس وقت سے چلے گا, لیکن دیر واز سرٹن اسپیشل انسٹرکشن بائی دی سپریم کورٹ, یہ چیف جسٹس گیو اسپیشل انسٹرکشن کہ اتنی دنوں میں آپ کیس جمع نہیں کرائیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. سو دی گورنمنٹ تھاٹ 110 ٹائمز کہ بائی کانٹیکٹ آف کورٹس میں نہیں جانا چاہیے, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں کر. ای سی ایل کا جہاں تک تعلق ہے, ان کا ای سی ایل کا کیس جو ہے وہ کراچی ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں ہے, اور گورنمنٹ اپنے طور پہ ای سی ایل سے نام نہیں نکال سکتی بیکاز دیٹ ول بی کانٹیکٹ آف کورٹ. جب تک ہائی کورٹ نہیں اجازت دیتی, ہائی کورٹ ان کو نہیں کرتی, اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان جو ان کو ای سی ایل سے نام نکال سکتی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے جنرل پرویز مشرف کے خلاف. میں خود جنرل پرویز مشرف صاحب کے کیس میں یہاں سندھ ہائی کورٹ میں ایز ون آف دا کونسل اپیئر ہوا تھا. ہم نے صرف ٹرانزٹری بیل فائل کی تھی تاکہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جو ٹرائل کورٹس ہیں ان میں جا کر کے ضمانت کی درخواست داخل کر سکیں. وہ سندھ ہائی کورٹ نے الاؤ کی, اور ساتھ یہ پابندی لگا رہی کہ جب تک آپ اس عدالت سے ضمانت نہیں کرائیں گے آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. آپ کی حکومت نے اس کو بھی بہانہ بنا لیا کہ جناب سندھ ہائی کورٹ کا سٹے ہے, اس وجہ سے جنرل پرویز مشرف ملک سے باہر نہیں جا سکتے. پھر ہمیں دوبارہ سندھ ہائی کورٹ کو رجوع کرنا پڑا کہ جناب والا آپ بتائیں کہ آپ نے یہ پابندی لگائی ہے. انہوں نے کلیریفائی کر دیا, ابھی لاسٹ ایئر یہ کلیریفیکیشن آ چکی ہے. ایک حالے پوٹا صاحب اپیئر ہوئے تھے, وہ بھی میرے ساتھ تھے, انہوں نے کلیریفیکیشن لے کر کے پھر حکومت وقت کو یعنی انٹیریئر منسٹری کو وہ چیز دے دی. اس کا بہانہ جب ختم ہوا تو پھر بدنیتی یہ دیکھیے کہنے لگے اب کیونکہ اسپیشل کیس بن گیا ہے اب ان کی اجازت نہیں ہے, ہم جو ہے ان کا ای سی ایل سے نام نہیں نکلوا سکتے. جب ہم نے ان سے بھی کلیریفیکیشن لے لی اور اس کے بعد آپ کو آرڈر کے ساتھ پرمیشن کی بھیجا تو کہنے لگے نہیں ہم تو اجازت نہیں دے سکتے, اب سپریم کورٹ اجازت دے گی. سپریم کورٹ اجازت نہیں دے سکتی, ان کا یہ اختیار نہیں ہے. آپ صرف اور صرف اختیار جو ہے انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوتا ہے, یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہوتا. طارق اقبال صاحب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے, آپ نے خود یہ تسلیم کیا ہے اب یہ اسی گفتگو میں کہ جناب والا اسمبلی نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ مقدمہ 99 سے ہونا چاہیے, مگر ہم نے سپریم کورٹ کے کہنے پر جلدی سے پرویز مشرف کو لپیٹ لیا 3 نومبر سے. یہ سارے معاملات آپ کے بدنیتی پر مبنی ہیں. آپ نے اگر واقعی سلیکٹیو ٹرائل کرنا ہے تو ایسا کیجئے, یہ حکومت ختم کر دیجئے, اور پرویز مشرف کو غدار کہنے والوں کو میں یہ کہوں گا, اس غدار کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ اس غدار کو اپوائنٹ کرنے والا کون ہے؟ باقی کو سپر سیڈ کرنے کے بعد اس پر بھی مقدمہ ویسے ہی بننا چاہیے. طاہر اقبال صاحب, یہ جو انہوں نے ابھی باتیں کی ہیں کہ ہم نے یہاں سے رجوع کیا, یہاں سے رجوع کیا, یہاں سے رجوع کیا, ڈیفنس ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس میں گورنمنٹ کی بدنیتی نظر آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس کو اتنا کمپلیکیٹ کیوں کیا جا رہا ہے. کیا یہ فیلنگ ہے گورنمنٹ کے اندر کہ لوگ باتیں کریں گے, پولیٹیکل گیمکس بنیں گی, پولیٹیکل لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے یہ ڈیمیجنگ ہوگا پرویز مشرف کا ای سی ایل سے نام نکال دینا؟ آل دو کہ اسپیشل کورٹس نے انہیں کہا ہے کہ یہ ہم نے چارج لگا دی ہے, یہ ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے, حکومت اگر ای سی ایل سے نام نکالتی ہے تو نکال دے, وی ہیو نو ایشو. دیکھیں صدیقی صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر لائر ہیں, میں ان کی بات شاید مجھے قانون کی گیمکس نہیں آتی ہیں اور وہ اپنے موکل کی جو ہے اس کی بھرپور دفاع بھی کریں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں what he is saying. لیکن یہ کہہ دینا کہ اس حکومت کو ختم کر رہے ہیں, I don't agree with him on that. کیوں حکومت ختم کر دیں؟ ہم حکومت چلا رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک حکومت چل رہی ہے. Why should we finish حکومت؟ سب کو کٹارے ملے ہیں, سب کو, یہ نہیں ہو سکتا. کیس یہ خود سپریم کورٹ میں بھی جاتے رہے ہمیشہ. جب سپریم کورٹ کی انسٹرکشن آتی ہیں, جب سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آتی ہیں تو گورنمنٹس ان کو فالو کرتی ہے, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت دفعہ یہ کلیش جب ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے لیے اور مختلف اداروں کے لیے بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. So if we have taken action according to the orders of the Supreme Court کی انسٹرکشن پہنچی آپ کی, ابھی تو چند دن پہلے اسپیشل کورٹ نے کہا ہے کہ there is no order of the any court, it is the domain of the Interior Ministry to delete the name or to put the name. اچھا ویسے why is he on ECL یہ مجھے بتا دیں. کوئی ریزن نہیں. نہیں طاہر صاحب کیوں ہیں وہ ECL پر, کیا مسئلہ کیا, بھاگ جائیں گے؟
دیکھیں نا بھاگنے کی بات نہیں ہے. ایک ڈسیزن ہوا تھا اس وقت جس وقت ان کا نام ڈالا گیا, اینڈ انسٹرکشنیں تھیں جس کی وجہ سے ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا پیا. بہت سارے لوگوں کے نام پاکستان میں ای سی ایل پہ ڈالے جاتے ہیں when the government doesn't want because of certain reasons کہ کوئی آدمی ملک سے باہر جائے, تو اس وقت کورٹس کی انسٹرکشنز اور گورنمنٹ اپنے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی انسٹرکشنز مختلف کنسیڈریشنز کے بعد لوگوں کا نام ای سی ایل پہ ڈالتی ہے. اور اسی بنا پہ ای سی ایل پہ ان کا نام ڈالا گیا. کوئی ذاتی طور پہ کسی کے خلاف اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ, اوکے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفہ کے بات کر لیتے ہیں. کس کی ڈومین ہے, کیا ہوگا, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بار بار کہا جا رہا ہے جی فوج اور حکومت ایک پیج پہ, اور وہ کیا پیج ہے, آئی ووڈ لائک ٹو نو ٹوڈے. ویلکم بیک. جنرل معین الدین حیدر صاحب, آپ نے دونوں طرف کی گفتگو سنی, کچھ لیگیلٹیز بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے ان پہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے. میں آپ سے خالی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آن اے نیشنل. جی میں کرنا چاہوں گا. آپ کرنا چاہیں گے, اوکے گڈ, پلیز ڈو دیٹ, گو اہیڈ سر. جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلایا جائے, اور اگر وہ گورنمنٹ اس کو نہ امپلیمنٹ کرتی تو کنٹمپٹ آف کورٹ ان پہ گورنمنٹ پہ لگ جاتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چودھری افتخار صاحب نے آرڈر دیا کہ جمہوریت کے اندر, اور آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے لوکل گورنمنٹ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے گراس روٹ لیول پر, وہ جمہوریت کی بنیاد ہے. اور انہوں نے ڈیڈ لائنز دیں تمام صوبوں کے کہ فلانی ڈیٹ تک آپ تمام اپنے لا مکمل کر کے, لیجسلیشن کر کے, اور ڈیڈ لائن سیٹ کی کہ اس وقت انتخاب کرا دیے جائیں. وہ کہتے چلے گئے, اور آج آپ دیکھیے کتنے سال گزر گئے ہیں, یا لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے. جو آئین میں لکھا ہوا ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اور سپریم کورٹ کا اس پہ آرڈر تھا, اور ابھی بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے. دوسری بات ہے کہ جو بھی حلف اٹھاتے ہیں ہائی آفیسز میں, وہ کہتے ہیں میں پاکستان کا وفادار رہوں گا, میں کرپشن نہیں کروں گا, اور میں فیورٹزم نہیں کروں گا. لیکن آپ کے سامنے یہ جمہوری پچھلا دور ہے جس سے ملکی اداروں کو بہت بے دردی سے لوٹا گیا, جہاں بہت انکمپیٹنٹ لوگوں کو ان اداروں میں بٹھایا گیا, جنہوں نے ان اداروں کا بیڑا گرک کر کے پاکستان کی بنیادیں ہلا دیں. کیا کسی کے خلاف کوئی مقدمہ چل رہا ہے, یا کسی کے خلاف وہ سپریم کورٹ بھی کہتا رہا, چودھری افتخار صاحب بھی کہتے رہے, کیا ہوا اس پہ؟ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ بہت سے آرڈر جو اچھے لگتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں, بہت سے آرڈر جس سے آپ پہ زد آتی ہے, زد پڑتی ہے, تو ان کو سرخانے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے چھپنا نہیں چاہیے. تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں دونوں طرف کے آرگومنٹس موجود ہیں, 99 والے بھی موجود ہیں اور 2007 کے بھی موجود ہیں, اور یہ گورنمنٹ کے ڈسکشن پہ تھا کہ اس حکومت مقدمے کو قائم کرتی یا نہ کرتی. اور گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک میسج دینا چاہیے فوج کو کہ بوناپارٹزم نہ کریں, ملک کی جمہوریت جو ہے اس کو مضبوطی سے پنپ دیں, چلنے دیں, اس میں اپنا حصہ ڈالیں جو کینی صاحب نے ڈالا. حالانکہ اس وقت گورننس خراب ہو رہی تھی, ملک کے حالات خراب تھے, مالی حالت بہت بگڑ گئی تھی نوٹ چھاپ کے کیوں کرپشن کی وجہ سے. تو لیکن جمہوریت کے نام پر سب لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا. تو یہ سبق جو ہے فوج نے حاصل کر لیا ہے کہ جمہوریت کو موقع ملنا چاہیے اور ہم کو جمہوریت کو مضبوط بنانا چاہیے. لیکن جمہوریت کو مضبوط بنانے میں سب سے بڑا رول خود جمہوری لوگوں کا ہے, سیاسی لوگوں کا ہے. اگر وہ اپنی گورننس ٹھیک کریں گے, اگر وہ اپنی پالیسیز مضبوط طریقے سے چلائیں گے, عوام کی تائید ان کو حاصل ہوگی, عوام کو سکھ ملے گا, تو عوام کس طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. تو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کو یہاں جو میجر پرابلمز ہیں ان کو ٹھیک کرنے پر پولیٹیکل ول دکھا کر اس پر آگے بڑھنا چاہیے. جبھی جا کے مارشل لا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا. اور مارشل لا جب ہوتا ہے اس کا جواز یہی ہوتا ہے کہ when politics fail, when people fail to deliver, تو پھر لوگ بے چین ہوتے ہیں, پھر حالات پیدا ہو جاتے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے, اور ہم کو سبق سیکھ لینا چاہیے. طاہر اقبال صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے سبق سیکھ لینا چاہیے. بالکل, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ نے فوج کو ایک میسج دینا تھا, فوج نے میسج لے لیا, کلیئر کٹ
पिछले 5 साल जो पाकिस्तान के हालात रहे, यानी कि 10,000 से ज्यादा लाशें तो कराची शहर में ऐसे गिरती रही जैसे गाजर मूलियां भी नहीं कटती, उसके बावजूद भी खामोशी रही, सख्ते में रही पूरी जमहूरियत। तो मैं ये पूछना आपसे चाह रही हूँ कि आप फिर बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उस पे, जिसकी तरफ जन साहब ने पॉइंट आउट किया, मोइनुद्दीन हैदर साहब ने, आप उसके लिए तो आप को वो नहीं है प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट को कॉर्नर कर लिया जाएगा, लेकिन यहां फिर आपकी सिलेक्टिव जस्टिस नजर आ रही है। जैस्मीन, जनरल साहब मेरे सीनियर हैं एंड आई लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम। बात ये है, उन्होंने बात ठीक कही कि जी कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके ऑर्डर्स मिलते हैं, आपने किया, आई एग्री विद हिम। लेकिन बात यह है कि पिछले 5 सालों में अगर मर्दमशुमारी नहीं हुई तो कसूर गवर्नमेंट का था, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपको फ्रैंक बता दूं, क्योंकि हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अभी जो मामला हुआ हमारे इलेक्शनों में, ये बलदियाती इलेक्शन है, हम बिल्कुल तैयार थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन हमारे अपने वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स में इतना झगड़ा था कि एक यूनियन काउंसिल की हदें तय करने में भी झगड़े पड़ रहे थे और लोगों की नाराजगियां और झगड़े इतने सीरियस थे कि शायद पार्टियों को भी नुकसान होता। लेकिन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया हम करेंगे, और वही फिर बाद में जब चेंज आए, गवर्नमेंट नहीं आए, फिर कोर्ट से ही इजाजत मिली कि ठीक है आप मर्दमशुमारी करें और उसके बाद इलेक्शन करें। कोर्ट ने ही कहा, हमने अपने तौर पे ये फैसला नहीं दिया। हम तो इलेक्शन की तैयारी है, बहुत सारे लोग 3 माह से लोगों को आगे पीछे लेके चल रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। लिहाजा अगर मर्दमशुमारी वक्त पे नहीं हुई तो आपकी हदबंदी भी ठीक नहीं हो सकती। फिर आपकी जो लिस्टें बन रही थी उनमें नाम कम थे, कई नाम ज्यादा थे, तो ये इलेक्शन कोई इसको एक्सेप्ट ना करता। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर नई मर्दमशुमारी के बगैर आप इलेक्शन कराएंगे, सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट में, बहुत सारे रिजल्ट ऐसे कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमेशा मर्दमशुमारी तो जनरल इलेक्शन जो है जिसके ऊपर ये हुकूमतें बनी है, उस वक्त मर्दमशुमारी कंप्लीट नहीं थी, उससे पहले तो वो इलेक्शन तो करा दिए, हुकूमत भी बना ली, फिर बाद में कहा कि जब मर्दमशुमारी होगी तो फिर ये होगा। जो काम करना चाहते हैं कर लेते हैं, जो पसंद आता है सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो उस वक्त तो मर्दमशुमारी इलेक्शन के जमाने में कोई सवाल नहीं उठा। लोकल लेवल पे इलेक्शन होने चाहिए, गिव द ताहिर पावर साहब, टू लोकल पीपल। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। मैं खाली आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि देयर आर सर्टेन डिसीजंस जिसमें सेलेक्टिव जस्टिस नजर आ रही है। आपने कहा कि ये बखूबी एक कुछ हो जाना चाहिए तरीका। मैं यहाँ पर सिद्दीक साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। क्या 8 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने ये ऑर्डर निकाला था कि ईसीएल पे इनका नाम डाला जाए? देखिए यस्मीन साहब, अगर ये ऑर्डर होता तो जो वो सेक्शन ऑफिसर साहब ऑर्डर ले जा करके जनरल परवेज मुशर्रफ को दे रहे हैं, उसमें उसका हवाला होता कि जनाब हम इसकी वजह से आपको नहीं रिहा कर रहे हैं या ईसीएल से नाम नहीं निकाल रहे हैं। उसके अंदर ये ऑर्डर का हवाला नहीं दिया गया। क्या हवाला दिया है उसमें? उसमें कुछ डिफरेंट हाल है कि जी आपके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस हैं, लिहाजा हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो केसेस में बेल भी तो हो गई है। बेल हो चुकी है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सारी बदनीति है ना जनाब। अगर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां स्लाइडें चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में होता तो डेफिनेटली उन्होंने रेफरेंस देना था। साहब एक बात बताइए, अभी हाल ही में जो वजीर आजम की आपस में मुशावरत हुई जो 2 दिन पर जारी थी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मिले, दीगर लोग भी मिले, ये भी मिले, सब लोग मिले, क्या आपको ये महसूस होता है कि पॉलिटिकली उन पर शायद प्रेशर इतना है कि वो ये चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में रुजू करें और ईसीएल से नाम हटवा लें? पॉलिटिकली कोई प्रेशर नहीं है। पॉलिटिकली किसी ने भी उनसे ये कहा है कि जी ईसीएल इनको मुल्क से बाहर ना जाने दें। किसी भी लोग कहेंगे ना डील हो गई है, क्योंकि पहले ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने माफी मांगी है, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखिए ये जो डील की बातें हो रही हैं ये कंट्री टू द फैक्चुअल पोजीशन है। डील उस वक्त होती है जब कोई शख्स, नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर कैद थे और जब वो बाहर जाने की ख्वाहिश रखते थे तो उनके साथ डील हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क के अंदर कैद नहीं थे, वो खुद आकर के कैद हुए। अहमद रजा कसूरी साहब ने कल ये बयान दिया है कि 5 साल की एक डील ऑफर की गई है कि मुल्क से बाहर चले जाएं और 5 साल तक परवेज मुशर्रफ साहब मुल्क में वापस ना आए। क्या ऐसी कोई डील आपको ऑफर हुई है? मेरी नॉलेज में ऐसी डील नहीं है। मेरी नॉलेज में ऐसी डील नहीं है। ओके, आपकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। सोर्स डिक्लेयर नहीं करूंगी, लेकिन ये 100% मैं आपको कंफर्म खबर दे रही हूं कि ना कोई ऐसी डील ऑफर की गई है, और जिस क्लाइंट की बात की जा रही है परवेज मुशर्रफ साहब, उनको ना ये डील एक्सेप्टेबल है ना वो ये मानेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक और बात सामने आई थी, ताहिर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, जब परवेज मुशर्रफ साहब 1999 के बाद जो भी हालात हुए
उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो वालिद मरहूम का इंतकाल किया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। ये बताइए कि उसके रेफरेंस से एक बात आई थी जो मीडिया में बहुत कोट हुई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये अपना इजहार किया दुख का अपने मेंबर्स से कि मुझे मेरे वालिद की तदफीन के लिए नहीं आने दिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं आने दिया था उनको? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग जैस्मीन मुझे पता नहीं है, लेकिन कि अगर इस तरह की कोई बात हुई उस वक्त, जैसे आप कह रही हैं, मैं उस वक्त पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं था जी, लेकिन मैं समझता हूं कि हर शख्स को ये हक है कि उसको जो ज़मीन जिस तरह अल्लाह ने उसके लिए बांट दी है और उसके पेरेंट्स को या बच्चों को जो हक है उनका कि जहां दफनाए उनको ये हक मिलना चाहिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ना होनी चाहिए। इंसानियत के लिहाज से, मजहबी लिहाज से इसमें किसी के लिए कोई ऐसी शिक खड़ी नहीं हो सकती कि आप किसी को कहें नहीं जी आप इस कब्रिस्तान में नहीं जा सकते। नहीं, सर, बात ये नहीं है, वो इंसान का हक है और मैं ये भी समझता हूँ वो जनाजे के साथ पाकिस्तान अल्लाह पाक ने, और ये भी मेरी एक छोटी सी बात सुन लें कि अल्लाह पाक ने ये भी कह रखा है कि जिस जमीन का खमीर होगा उसी जमीन का खमीर में इंसान जाएगा। बेशक ये बात बिल्कुल आपकी सर दुरुस्त है, 100% ऑथेंटिक है। मैं किसी और तरफ बात कर रही थी, मैं क्लैरिफाई कर, प्लीज क्लैरिफाई कर दें, बिकॉज़ मैं अभी देखिए मेरी इस सिलसिले में बातचीत हो रही है। किससे? जनरल साहब से भी बात हुई थी तो उन्होंने हमें ये बताया था, हमने क्योंकि क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट हो रहा है क्योंकि उनकी वालदा बीमार हैं और वह जाने के लिए कह रहे हैं, तो अब सियासी प्लेटफॉर्म पर यह बात कही जा रही है क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जब उनके वालिद बीमार थे तो शरीफ बरादरान को पाकिस्तान के अंदर नहीं आने दिया गया था और इसलिए लिहाजा अब शरीफ बरादरान भी वैसे ही सलूक कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल बरखिलाफ है। जनरल साहब ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जनाब वाला दोनों भाइयों को मैंने इजाज़त दी थी आप पाकिस्तान आएँ, आकर के जो भी रसूमात हैं जो भी सिलसिले हैं आप इंजाम दें और आप वापस चले जाएं। लेकिन वो दोनों भाई इंसिस्ट कर रहे थे हम एक ही शर्त पर यहाँ पाकिस्तान आएंगे कि अगर हमें मुस्तकिल यहाँ रहने दिया जाए डील के बाद, डील के बाद। तो इस वजह से माफीनामे के बाद, जी इस माफीनामे के बाद, तो इस वजह से ये तनाज़ा खड़ा हुआ और नहीं आया और अब ये सारी बातें ट्विस्ट की जा रही हैं, गलत बयानी की जा रही है क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया था, हम भी हक बजाने। सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, और सदीक साहब ये बताइएगा, जब उनका जनाजा हो गया और तदफीन के लिए वो साथ आना चाहते थे तो परवेज मुशर्रफ साहब ने उनको न सिर्फ इजाजत दी बल्कि इसके एक गवाह में भी ये आगे शायद कोर्ट में आए तो एक गवाह इसके तारिक अजीज साहब हैं, शायद उनके थ्रू बहुत बातचीत हो रही थी। ओके, दूसरा मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, क्या उनकी वफात के बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने बीइंग अ डिक्टेटर नवाज शरीफ साहब की कुर्सी पर बैठने के बाद क्या उन्होंने ताजियत का फोन किया था दोनों भाइयों को? बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। तो क्या उन्होंने बात की थी भाइयों ने आगे से? बिल्कुल की है। किसने? दोनों भाइयों ने बात की और ताजियत को एक्सेप्ट किया उन्होंने। बात की है परवेज मुशर्रफ जी बिल्कुल की, नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ जी ने बिल्कुल एक्सेप्ट किए। वो आप हर बात से तो इनकार कर देते हैं, उसके क्या जवाब है आपके पास? नहीं, जिंदा आदमी एक शख्स मौजूद है वो तो गवाही दे सकता है ना। तारिक अजीज को पता है, आपको पता है, परवेज मुशर्रफ को पता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब बार बार ये सवाल किया, बार बार ये बात की जा रही है, ख्वाजा आसिफ साहब स्पेशली इंसिस्ट करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर, और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ के मामले में फौज और हुकूमत एक पेज पे है। क्या मतलब है इस बात का सर? मैं आपका सवाल दोहराइएगा, मैं समझा नहीं। सर वो बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा जाता है कि जी फौज और हुकूमत इस पर एक पेज पर है, परवेज मुशर्रफ के ट्रायल से रिलेटेड एक पेज पर है दोनों। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसमें फौज का एक पेज पर होने का क्या मतलब है? जी मतलब कि हमें भी पूरी तरह समझ नहीं आ रही, और फौज में जाहिर है कि लोग जो हैं बहुत से उनके एक सिपह सलार अगर पुराना वो इस तरह कोर्ट में पेश हो रहा है तो जाहिर है कि फौज के अंदर कोई ना कोई तो इसके ऊपर परेशानी या थोड़ी तशवीश तो होगी। इवन इफ अगर वो समझते हो कि परवेज मुशर्रफ साहब की गलती है और गलती की वजह से कि वो उनको कोर्ट में चले गए, तो वो कहेंगे इस मुल्क में तो बहुत से लोगों ने बहुत बड़े जुर्म किए हुए हैं और वो उनको ना कोई कोर्ट पकड़ रहा है ना उनके खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, उन्होंने भी मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो वो कहेंगे सिर्फ परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ही सिलेक्टिव जस्टिस क्यों किया जा रहा है। तो जाहिर है ऐसी सोच तो जरूर फौज के कुछ हिस्सों में मैं समझता हूं, जो मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक मौजूद होगी। और ये कहना कि कोई बिल्कुल इससे कोई फौज में तशवीश नहीं होगी और किसी को इस बात को कोई फिक्र नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये इतना सही नहीं होगा ये जो है इस किस्म का
स्टेटमेंट देना। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, एक रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज टाइम थोड़ा कम है, लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको याद है कि जब साबिक हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इक्तदार में आई थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी हल्फ नहीं लिया था, एक नोटिफिकेशन निकला था कि जी ISI को रहमान मलिक के अंडर कर दिया गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो अकाउंटेबल होंगे। सर, फौज का रिएक्शन क्या था? कितनी देर में वो नोटिफिकेशन वापस हुई थी? देखिए, इस किस्म के एडहॉक टाइप के एक्शन लिए जाएंगे जिसके पीछे एक प्रॉपर सोच न हो, जिसपे होमवर्क न हो, जिसपे कोई रिवायत और ट्रेडिशन जो बाकी दुनिया में होता है उस तरह ना हो। अचानक इस तरीके से ऑर्डर नहीं दिए जाते कि कल से ये हो जाएगा, इस तरह ऑर्डर नहीं होते, और ना उसको जाहिर है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे ऐसे ऑर्डर्स को। सर, थैंक यू वेरी मच। सदीक मिर्जा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, मेजर ताहिर इकबाल साहब, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस नोट पे क्लोज करना चाहूंगी। नाज़रीन, ये कहते हैं एक एडहॉक निकला था ना कि जी कल से इंटीरियर मिनिस्टर, जमहूरी हुकूमतें कर सकती है, लेकिन ISI का रिएक्शन ये था कि विद इन 24 आवर्स, इनफैक्ट नॉट इवन 24 आवर्स, शाम को ऑर्डर निकला था, सुबह वापस हो गया था। ये रिएक्शन था फौज का। सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ कंपैरिजन एनालिसिस नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक आदमी जहाज में था और उसको सैक कर दिया गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, तो फौज का क्या रिएक्शन जस्टिफाइड था? और अगर नहीं था तो ट्रायल 1999 से होना चाहिए। लेकिन मैं क्लोज इस बात पे करूंगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अकरम शेख साहब के बारे में एक कहा जाता है कि वो परवेज मुशर्रफ साहब के सबसे बड़े क्रिटिक हैं और उनसे शायद शदीद नफरत भी करते हैं, क्योंकि शायद वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करीब हैं और उनके दुख का हमें अंदाजा है। लेकिन जिस दिन परवेज मुशर्रफ साहब कोर्ट में गए और उन्होंने अपने सारे ये बयानात दिए जो भी हैं, जब वो उन पे इंडाइटमेंट लगी, नाज़रीन, केस खत्म होने के बाद जब फैसला आ गया तो पूरी प्रोसिक्यूशन की टीम अकरम शेख समेत साहब परवेज मुशर्रफ साहब से हाथ मिलाने गई और उनकी बड़ी तारीफें वगैरह भी की। परवेज मुशर्रफ साहब ने उनसे सवाल किया अकरम शेख साहब से कि आप मेरे इतने खिलाफ किए? उन्होंने कहा, सर कैसी बातें करते हैं, मैं आपके खिलाफ कैसे हो सकता हूँ, मैं तो खुद FC कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।